दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान दुनिया भर में कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन भारत से इसका बहुत गहरा और प्राचीन इतिहास रहा है, जो संस्कृति, विज्ञान, अध्यात्म और परंपरा के साथ गहरे से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों की जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं और इसका उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन को स्थापित करना था। यह जीवनी भारत की चिकित्सा यात्रा का वर्णन करती है। आधुनिक युग में आयुर्वेद और पारंपरिक उपचार पद्धतियों से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य में भारत के योगदान तक, और इसमें उन रहस्यों को उजागर किया गया है जो इस चिकित्सा धारा को एक अद्वितीय पहचान देते हैं। यह सिर्फ उपचार तकनीकों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी विचारधारा की गाथा है जो स्वास्थ्य को शरीर और ब्रह्मांड के बीच गहन संतुलन के रूप में देखती है। भारत की चिकित्सा प्रणाली विज्ञान से परे है। यह शरीर और ब्रह्मांड के बीच चलने वाला संवाद है। इस दस्तावेजी जीवनी में हम आयुर्वेद की गहराइयों में उतरेंगे, भारतीय विद्वानों के आधुनिक चिकित्सा में योगदान को जानेंगे और इस बात की खोज करेंगे कि भारत की चिकित्सा परंपराएं तेजी से बदलते समय में कैसे विकसित हो रही हैं। दीदी की भारत में चिकित्सा का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसके सबसे शुरुआती प्रमाण वेदों में मिलते हैं, जिनकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व हुई थी। इन प्राचीन ग्रंथों ने आयुर्वेद की नींव रखी, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद, जो 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन पर आधारित है, संभवतः सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है जो आज भी जीवित और प्रचलित है। वैदिक युग के चिकित्सक स्वास्थ्य को एक समग्र अवधारणा के रूप में देखते थे, जहां शारीरिक बीमारियां आध्यात्मिक और भावनात्मक असंतुलन का परिणाम मानी जाती थीं। उनका मानना था कि रोग एक गहरे स्तर पर ब्रह्मांड से संबंध विच्छेद के कारण होते हैं और इसलिए शारीरिक उपचार के साथ-साथ आध्यात्मिक पुनर्संरेखण भी आवश्यक होता था। आयुर्वेद की नींव हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरि से जुड़ी है, जिन्हें मानव जाति को दीर्घायु और स्वास्थ्य का ज्ञान देने वाला माना जाता है। इस चिकित्सा पद्धति को दिव्य स्रोत के रूप में देखा गया, जिसने इसे एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, और जो लगभग 1000 ईसा पूर्व लिखी गई थीं। आयुर्वेद के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें चिकित्सीय ज्ञान, निदान, उपचार और शल्य चिकित्सा की विस्तृत चर्चा की गई है, जिसे महर्षि चरक द्वारा लिखा गया माना जाता है। आंतरिक चिकित्सा पर एक व्यापक ग्रंथ है, जिसमें शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान से लेकर रोग और जीवन शैली प्रबंधन तक के विषयों पर चर्चा की गई है। चरक का कार्य न केवल चिकित्सा ज्ञान के लिए, बल्कि स्वास्थ्य और रोग की प्रकृति के दार्शनिक अन्वेषण के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इन दोनों को ब्रह्मांड के साथ एक व्यक्ति के संबंधों का प्रतिबिंब मानते हैं, जिसे महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखा गया माना जाता है। मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा पर केंद्रित है। इसमें शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं, उपकरणों और शरीर रचना के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो अपने समय से कहीं आगे था। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, विशेषकर नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी, राइनोप्लास्टी में महारत हासिल की थी, जो उस समय समाज में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने शरीर और मन के संबंध को बहुत पहले ही पहचान लिया था, जो आधुनिक चिकित्सा के लिए काफी समय बाद स्पष्ट हुआ। प्राचीन चिकित्सक समझते थे कि भावनात्मक और मानसिक स्थितियां शारीरिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। वे न केवल शारीरिक उपचार की सलाह देते थे, बल्कि आध्यात्मिक उपचार का भी मार्ग दिखाते थे, जिसमें ध्यान, प्रार्थना और अनुष्ठान शामिल थे। रोगों का वर्गीकरण केवल लक्षणों के आधार पर नहीं किया जाता था, बल्कि उनके मूल कारणों के अनुसार होता था। उदाहरण के लिए, बुखार को केवल शरीर के तापमान में वृद्धि के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि इसे शरीर में पित्त दोष के असंतुलन के रूप में समझा जाता था, जो शरीर के चयापचय और तापमान को नियंत्रित करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक न केवल बुखार का इलाज करते थे,
बल्कि उस असंतुलन के गहरे कारण को भी ठीक करते थे, जिसके लिए आहार में बदलाव, जड़ी बूटियां और शरीर को शुद्ध करने के अनुष्ठान अपनाए जाते थे। भारत में चिकित्सा का विकास हमेशा अनुभवजन्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान का संगम रहा है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, इन धाराओं का संगम एक ऐसी चिकित्सा परंपरा का निर्माण करता गया जिसने नैदानिक सटीकता को मानव अस्तित्व की दार्शनिक समझ के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया। भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली केवल जड़ी बूटियों और शल्य चिकित्सा तक सीमित नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण पहलू था, यानी अल्केमी, धातुशास्त्र, जिसका उद्देश्य धातुओं को सोने में बदलना और जीवन का अमृत खोजना था। भारत में रसायन शास्त्र पश्चिम की तुलना में अधिक चिकित्सा केंद्रित था। रस शास्त्र ने रसायन विज्ञान, धातु कर्म और चिकित्सा के तत्वों को मिलाकर जटिल रोगों के लिए औषधियां तैयार की। पारे, गंधक और अन्य खनिजों को शुद्ध करने और औषधीय यौगिकों के रूप में तैयार करने के लिए जटिल प्रक्रियाएं अपनाई जाती थीं। भारत के अल्केमिस्ट केवल रसायनज्ञ नहीं थे, बल्कि वे आध्यात्मिक साधक भी थे, जो मानते थे कि धातुओं का शोधन मानव शरीर और आत्मा के शोधन के समान है। नागार्जुन, जो लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में रहते थे, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। नागार्जुन के योगदान उल्लेखनीय थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने धातुओं के रूपांतरण में महारत हासिल कर ली थी। उनके कार्यों ने कई शक्तिशाली औषधियों के विकास की नींव रखी, जो आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग की जाती है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बौद्ध और जैन धर्म के उदय ने चिकित्सा क्षेत्र को भी प्रभावित किया। इन दोनों आध्यात्मिक परंपराओं ने अहिंसा और करुणा पर जोर दिया, जो चिकित्सा पद्धति में भी परिलक्षित हुआ। बौद्ध मठ चिकित्सा और शिक्षा के केंद्र बन गए, जहां भिक्षुओं को चिकित्सा कला का प्रशिक्षण दिया जाता था। बौद्ध चिकित्सक व्यापक रूप से यात्रा करते थे और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को चीन, तिब्बत और एशिया के अन्य हिस्सों में ले गए, जिससे भारतीय चिकित्सा परंपराएं भारत से बाहर भी फैली। ये महान सम्राट अशोक, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन करते थे, ने बौद्ध धर्म के कल्याण सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने अस्पताल बनाए, औषधीय बागों की स्थापना की और सभी जातियों और वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया। जैन धर्म का चिकित्सा पर प्रभाव इसके शाकाहारी आहार, स्वच्छता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा के सिद्धांतों में देखा जाता है, जो आज भी आयुर्वेद और अन्य भारतीय स्वास्थ्य प्रणालियों का अभिन्न अंग हैं। सुश्रुत द्वारा वर्णित शल्य चिकित्सा तकनीकें प्राचीन चिकित्सा साहित्य में सबसे उन्नत मानी जाती हैं। उन्होंने ट्यूमर के उच्छेदन, विदेशी वस्तुओं को निकालने और चोटों की मरम्मत जैसे शल्य चिकित्सा की। विशेष रूप से नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी, राइनोप्लास्टी में उनका योगदान उस समय की संस्कृति में महत्वपूर्ण था, जहां नाक को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। सुश्रुत का शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण प्राकृतिक उपकरणों का उपयोग करके किया जाता था, जैसे पत्थर, छाल और यहां तक कि जानवरों की खाल का उपयोग करके मानव ऊतकों का अभ्यास किया जाता था। उनके शारीरिक संरचना का ज्ञान मानव शरीर के विच्छेदन से प्राप्त हुआ था, जो उस समय दुर्लभ था। में हड्डियों, मांसपेशियों, रक्तवाहिकाओं और अंगों का विस्तार से वर्णन उस समय की आधुनिक शारीरिक विज्ञान की गहन समझ को दर्शाता है। 12वीं शताब्दी में इस्लामी शासकों के आगमन के साथ भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा और यह विभिन्न संस्कृतियों का संगम बन गया, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र भी शामिल था। इस्लामी विद्वानों ने ग्रीक अरबी चिकित्सा प्रणाली को भारत में लाया, जो मुख्य रूप से हिप्पोक्रेट्स, गैलन और एविसेना के कार्यों से प्रभावित थी। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के इस संगम ने भारत में एक अनूठी चिकित्सा प्रणाली का निर्माण किया,
जो ग्रीक के ह्यूमरल सिद्धांत और आयुर्वेद के दोष आधारित सिद्धांत को मिलाकर तैयार की गई थी। यह भारतीय चिकित्सा के इतिहास का एक कम ज्ञात लेकिन उल्लेखनीय अध्याय है। फारसी विद्वानों और चिकित्सकों द्वारा लाई गई यूनानी चिकित्सा ने जल्दी ही इस्लामी शासकों के संरक्षण में भारत में प्रमुखता प्राप्त की। यूनानी प्रणाली आयुर्वेद के साथ कई समानताएं साझा करती थी, जिसमें शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन और जड़ी बूटियों के उपयोग पर जोर दिया गया था। हालांकि यूनानी चिकित्सा में औषधीय यौगिकों में खनिजों का व्यापक उपयोग और शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप भी शामिल थे। मुगल सम्राट यूनानी चिकित्सा के महान संरक्षक थे। उदाहरण के लिए अकबर ने शाही औषधालयों की स्थापना की और अपने दरबार में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा दोनों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। महान चिकित्सक हकीम अजमल खान, जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में रहते थे, यूनानी, आयुर्वेद और पश्चिमी चिकित्सा के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके योगदान ने आधुनिक भारत में यूनानी चिकित्सा की प्रथा की नींव रखी। हकीम परिवार, विशेष रूप से हमदर्द परिवार ने यूनानी औषध शास्त्र पर प्रभावशाली कार्य किए, जो आधुनिक भारत में औषधीय विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण थे। वे 20वीं शताब्दी में भारत का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में भी प्रमुख भूमिका निभाते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आगमन ने देश के चिकित्सा परिदृश्य में बड़े बदलाव लाए। पश्चिमी चिकित्सा, जिसे एलोपैथी कहा जाता है, चिकित्सा प्रथा पर हावी हो गई और इसने आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक प्रणालियों को हाशिए पर धकेल दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने पश्चिमी चिकित्सा को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा दिया और अक्सर स्वदेशी प्रथाओं को पिछड़ा या अवैज्ञानिक कहकर खारिज कर दिया। पश्चिमी मॉडल पर आधारित अस्पताल और चिकित्सा विद्यालय स्थापित किए गए और यूरोप में प्रशिक्षित एलोपैथिक चिकित्सकों को औपनिवेशिक स्वास्थ्य सेवा में प्रमुख स्थान दिए गए। हालांकि इस अवधि ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की दृढ़ता को भी देखा। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों ने पश्चिमी चिकित्सा के कुछ पहलुओं को अपनाकर अपने अभ्यास को अनुकूलित किया, जैसे कि नैदानिक उपकरण और शल्य चिकित्सा तकनीक, लेकिन अपनी मूल सिद्धांतों को छोड़कर नहीं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में फिर से रुचि बढ़ी। विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलनों के संदर्भ में भारतीय बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने यह तर्क देना शुरू किया कि आयुर्वेद और यूनानी केवल अतीत के अवशेष नहीं थे, बल्कि मूल्यवान चिकित्सा प्रणालियां थीं जो पश्चिमी विज्ञान के साथ खड़ी हो सकती थीं। इस पुनरुद्धार के प्रमुख व्यक्तियों में पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने 1916 में दिल्ली में आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज की स्थापना की। यह संस्थान आयुर्वेदिक चिकित्सा ज्ञान के संरक्षण और उन्नयन के प्रयास का प्रतीक बन गया। इस समय के दौरान आयुर्वेद के पुनरुद्धार में शोध संस्थानों, प्रकाशनों और सम्मेलनों की स्थापना भी शामिल थी, जो भारत के पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए समर्पित थे। आगे पर भी 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को अपने विशाल और विविध जनसंख्या के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तैयार करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। सरकार ने पश्चिमी चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ साथ आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक प्रणालियों के मूल्य को पहचानने की मिश्रित नीति अपनाई। स्वतंत्रता के बाद के भारत में आयुर्वेद को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत करने का एक सचेत प्रयास किया गया। 1970 में भारतीय सरकार ने केंद्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद (CCIM) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आयुर्वेदिक शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करना था। 2017 में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना
आयुर्वेद के संस्थानीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इस संस्थान का उद्देश्य आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देना और इसे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकृत करके स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना था। भारत का योगदान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में पारंपरिक प्रणालियों से कहीं अधिक है। भारतीय वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने पोलियो, तपेदिक और मलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसे दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, सस्ती जेनरिक दवाओं का उत्पादन करती है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाती है। भारत का वैश्विक स्वास्थ्य में सबसे प्रसिद्ध योगदान योग है, जिसे इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए दुनिया भर में व्यापक लोकप्रियता मिली है। योग चिकित्सा अब विभिन्न रोगों के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में एकीकृत की जा रही है, जिसमें तनाव, चिंता, हृदय रोग और पुराना दर्द शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे 21 जून को मनाया जाता है, भारत की प्राचीन स्वास्थ्य परंपराओं के वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, उसकी चिकित्सा प्रणालियां नए और रोमांचक तरीकों से विकसित हो रही हैं। पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के बीच की सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं, क्योंकि दोनों प्रणालियों के चिकित्सक आधुनिक रोगों के लिए अधिक प्रभावी उपचार खोजने के लिए सहयोग कर रहे हैं। आधुनिक भारतीय चिकित्सा के सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक है आयुर्जेनोमिक्स, एक ऐसा अनुशासन जो आयुर्वेद के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अत्याधुनिक जीनोमिक विज्ञान के साथ जोड़ता है। इस क्षेत्र के शोधकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन प्रकृति, व्यक्तिगत संविधान का सिद्धांत आनुवांशिक विविधताओं से जुड़ा हो सकता है, जिससे व्यक्तिगत चिकित्सा के नए रास्ते खुल सकते हैं। आयुर्वेदिक दोष की आनुवांशिक नींव को समझकर आयुर्जेनोमिक्स अत्यधिक व्यक्तिगत उपचार प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जो न केवल किसी व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों को बल्कि उनकी आनुवंशिक प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखता है। भारत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीमेडिसिन को अपने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में शामिल करने में भी सबसे आगे है। एआई का उपयोग विशाल मात्रा में चिकित्सा डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है, जिससे डॉक्टरों को अधिक सटीक निदान करने और व्यक्तिगत उपचार योजनाएं विकसित करने में मदद मिल रही है। टेलीमेडिसिन, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की, भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में क्रांति ला रही है। यह तकनीकी परिवर्तन उन लाखों लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है जिन्हें पहले स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच थी। भारत में चिकित्सा की कहानी सिर्फ डॉक्टरों, रोगियों और उपचारों की कहानी नहीं है। यह एक सभ्यता की उस खोज की कहानी है जिसने मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को उनकी संपूर्णता में समझने का प्रयास किया। प्राचीन ऋषियों से लेकर जिन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों को स्थापित किया, आधुनिक वैज्ञानिकों तक जिन्होंने आनुवंशिक अनुसंधान की सीमाओं को आगे बढ़ाया, भारत की चिकित्सा परंपराएं विज्ञान, अध्यात्म और मानवता के ब्रह्मांडीय स्थान के बीच चलने वाले गहरे संवाद का प्रतीक है। आज जब भारत चिकित्सा के भविष्य को अपनाता है, तो वह एक अद्वितीय दृष्टिकोण के साथ ऐसा करता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो उसके प्राचीन अतीत का सम्मान करता है और साथ ही भविष्य में भी साहसिक कदम उठाता है। भारत में प्राचीन और आधुनिक चिकित्सा के रहस्य स्थिर नहीं हैं। वे निरंतर विकसित होते रहते हैं, जैसे कि वह जीवन शक्ति जिसे वे समझने और ठीक करने का प्रयास करते हैं। भारत की उपचार परंपराएं हमें याद दिलाती हैं कि चिकित्सा केवल एक विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक कला भी है। संतुलन, सामंजस्य और अंततः एक लंबे और स्वस्थ जीवन की खोज की कला। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा?
मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज का वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी जानकारी मिली है तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले किसी और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए सब लोग अच्छे जाना।